के समय थोड़ा सा कैंसर को लेकर हम चर्चा करेंगे कि कोरोना में सबसे ज्यादा जो सफर हुए हैं वो कैंसर मरीज ही हुए हैं। पूरे विश्व में 70% जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे, 70% जो मरीज थे कैंसर के वो अपना इलाज प्रॉपर नहीं करा पाए, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हुई। और लिहाजा तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से हम समझेंगे कोरोना में खासतौर पर कैंसर जो पेशेंट हैं उनको किस तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, कोरोना में वैसे तो सभी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। कैंसर के मरीजों में सबसे खास बात ये होती है कि कैंसर के मरीजों में इम्यूनिटी कम हो जाती है। कैंसर सर्जरी हो, जो कि एक बड़ी सर्जरी होती है, उसके अलावा कीमोथेरेपी, उसके अलावा रेडियोथेरेपी। तो जब इस तरह की कोई भी थेरेपी चलती है तो यूजुअली पेशेंट्स का जो इम्यूनिटी है वो बहुत डाउन हो जाता है। इसलिए कैंसर के मरीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जो आइसोलेशन का स्ट्रिक्टली फॉलो करें, मास्क हमेशा पहने, हाथों को बार बार धोएं और जितना हो सके भीड़ भरी जो भी जगह है वहां जाने से वो अवॉइड करें। ये भी देखने को मिला कि खास तौर पर कुछ महिलाएं जिनको सिम्टम दिखे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट निकल के सामने आ रही थी कि वो डर रही थी कि वो इलाज किस तरह से स्टार्ट कर पाए। हाँ। मतलब सिम्टम तो उनको समझ में आ गया, लेकिन स्टार्ट कर कैसे कर पाए, क्योंकि कोरोना में वो कहीं ना कहीं हिचक रहे थे तमाम ऐसे लोग जिनको शुरुआती लक्षण उनको समझ में आ गए थे कि कैंसर के लक्षण है। जी, तो ये बहुत ही कॉमन बात थी कि लोग जो है अस्पतालों में आने से डर रहे थे इलाज के आने के लिए। न सिर्फ नए मरीज बल्कि पुराने भी मरीज जिनका कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हो रहा था, बहुत लंबे समय तक की उन्होंने, कई मरीजों ने अपना इलाज जो है कोरोना की डर की वजह से घर से निकलना बंद कर दिया था, उन्होंने रोक दिया था, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ कि जो शुरुआती स्टेज के कैंसर थे उनका स्टेजिंग बढ़ गया। लेकिन धीरे धीरे फिर जब से लोगों को समझ में आने लगा कि मास्क लगा के हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, धीरे धीरे उनके मन से डर खत्म हुआ और उन्होंने ट्रीटमेंट फिर आगे लिया। शुरुआत में लेकिन ऐसा जरूर हुआ कि बहुत सारे मरीजों ने इलाज को बीच में स्किप किया। कोरोना में आपने किस तरह के हालात देखे कैंसर से संबंधित? यूजुअली हम देखते थे कि कैंसर के जो मरीज हैं जो कि ज़्यादा जिनको हैवी डोज कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या मेजर सर्जरी हुई है, ऐसे, और खास करके ऐसे मरीज जो कि सिक थे और जिनकी बढ़ी हुई स्टेज की कैंसर थी, इन लोगों में जब कोरोना हुआ तो सेकंड स्टेज के समय में इनको बहुत तकलीफ हुई, कई मरीज बहुत गंभीर हुए और इवन कुछ मरीजों की जान भी चली गई। तो थर्ड स्टेज में ऐसी स्थिति देखने को अभी नहीं मिल रही है, इतना सीवियरिटी नहीं मिल रहा है, लेकिन सेकंड स्टेज में जरूर ऐसा हुआ। भारत में कैंसर एक ऐसा शब्द है कि किसी के घर में कैंसर शब्द सुनने के बाद ही लोग दहशत में आ जाते हैं। पहले तो बीमारी से फाइट करने के पहले ही लोग कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुके होते हैं, और ये इंटीरियर इलाके में बहुत ज्यादा है। तो कैंसर के शुरुआती तौर पर किसी को मालूम चले तो किस तरह से एहतियात बरतने की आवश्यकता है, पहले इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, कैंसर अगर शुरुआती तौर पे अगर पता चल जाता है तो इसका पूरी तरह से कम खर्चे में इलाज हो जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेज में जो मरीज होता है उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो कैंसर सर्जरी हो या रेडियोथेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो। यही मरीज जब तीसरे चौथे स्टेज में आता है तो इसको अधिक इलाज होता है, जैसे सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी भी होगा या सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी होगा, सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी होगा। तो एक तो ट्रीटमेंट भी बढ़ जाता है, उसके कारण खर्च बढ़ जाते हैं, और दूसरा ठीक होने की संभावना भी कम हो जाती है। शुरुआती लक्षणों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। शुरुआती लक्षण जैसे कि अगर किसी को खाना निगलने में तकलीफ हो रही हो, किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, थोड़ा खाना खाने पे अपच होता हो, बच्चेदानी के रास्ते से खून आ रहा हो या पेशाब के रास्ते से या मल मूत्र के रास्ते से खून आ रहा हो, बार बार यूरिन के लिए रात में पुरुषों को उठना पड़ता हो, खांसी में खून आ रहा हो, शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ हो जैसे कि गर्दन में या ब्रेस्ट में कोई गांठ आ जाए, तो ऐसे लक्षणों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और ऐसे लक्षण आने पर तुरंत हमें स्पेशलिस्ट से इसकी जांच करानी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन 10% केसेस में ये कैंसर भी हो सकते हैं। शुरुआत में कोई अलग अलग बीमारी निकल के सामने आते हैं, लेकिन जब उसमें डीपली जब जांच होता है तब समझ में आता है कि
जो उत्तक है, जो जीन है, जो डीएनए है, वो कहीं ना कहीं क्षति हुआ है, जिस वजह से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। एडवांस स्टेज में ही मालूम चल पाता है। तो ऐसे में आपको क्या समझ में आता है कि कैसे मतलब लोग ये समझे कि उनको कैंसर हुआ है और इसके लिए उनको किस तरह से कदम उठाने का आवश्यकता है? देखिए, जब कोई इस तरह के जो भी लक्षण मैंने आपको बताए, इस तरह के कोई भी जब लक्षण आते हैं तो हमें इसका जो है शुरुआती स्टेज में ही बहुत ही सिंपल और सस्ते जांच होते हैं, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। जैसे अगर कोई सिगरेट बीड़ी पीता है, उनको खांसी बहुत हो रही है, तो हम सिर्फ एक्सरे टेस्ट करके ही जान सकते हैं कि कहीं उसको लंग का कैंसर तो नहीं है। इसी तरह से कोई गुटखा, तंबाकू, पान मसाला खाता है तो उनके मुंह का केवल ओरल कैविटी एग्जामिनेशन करने से ही हम जान जाते हैं कि कहीं उसको कैंसर तो नहीं हो रहा है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने पर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें स्वयं स्तन परीक्षा के द्वारा महिलाएं जान जाती हैं, और डॉक्टर भी जो हैं एक सिंपल बायोप्सी या मैमोग्राफी का टेस्ट करके ही जान जाते हैं कि कहीं स्तन कैंसर तो नहीं है। इसी प्रकार से कुछ कैंसर जो है वो ब्लड टेस्ट से भी, ट्यूमर मार्कर से भी हम जान जाते हैं कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो शुरुआती स्टेज में जो भी टेस्ट होते हैं वो बहुत ही सिंपल और सस्ते और सुलभ, जो कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये टेस्ट अवेलेबल हैं, ये होते हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं तो हमें स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराना चाहिए। आपने तंबाकू का भी जिक्र किया, धूम्रपान का भी जिक्र किया, गुटखा। आज के समय में अगर भारतीय कंटेस्ट में बात करें तो गुटखा खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, धूम्रपान करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या उनको संभल कर रहने की आवश्यकता है? समय समय पर उनको टेस्ट करा लेने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला एक तो किसी को खाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो खाते हैं और खास करके वो डायबिटिक मरीज हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे मरीजों को निश्चित तौर पर अपने डॉक्टर को या नाक कान गले वाले या कैंसर विशेषज्ञों को बीच बीच में चेक कराते रहना चाहिए कि कहीं उनको कोई मुंह में छाले तो नहीं हो रहे हैं। और ऐसे कोई भी लक्षण दिखने पर पहले तो उनको ये तंबाकू, गुटखा, पान मसाला तो छोड़ ही देना चाहिए, उसकी जांच भी करानी चाहिए। और खान पान कितना मायने रखता है इस सेक्टर में, इस बीमारी को लेकर? देखिए, खान पान का बहुत ज्यादा महत्व है कैंसर में। जितने भी कैंसर के हम देख रहे हैं, खास करके कोलोनिक कैंसर, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, ये उन लोगों को ज्यादा होता है जो लोग ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, स्टोर्ड फूड, जो कि लंबे समय तक के जो हमको मार्केट में ये सब पेस्टिसाइड वगैरह मिला हुआ जो फूड रहता है, जिसको लंबे समय तक की प्रिजर्व्ड फूड कहते हैं हम, ताकि वो खराब ना हो, इन फूड्स को खाने से कैंसर की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा फूड में बहुत सारे केमिकल्स, जैसे अलग अलग कलरिंग मटेरियल मिलाया जाता है, उसकी वजह से कैंसर की संभावना बढ़ती है। आजकल गर्म खाने को, गर्म चाय को प्लास्टिक के कंटेनर्स में लेके पिया जाता है, उससे कैंसर की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिनका वजन बढ़ गया है, ऐसे लोगों में भी ब्रेस्ट, कोलोनिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये सब कैंसर होने की संभावना रहती है। हरी सब्जियां, फाइबरस डाइट जिसमें हाई फाइबर हो, फ्रूट्स और सलाद, ये अगर हम खाते हैं तो कैंसर से बचे रहने की संभावना ज्यादा होती है। और इन दिनों जैसे फ्रोजन रेड मीट की का प्रचलन चला है, फ्रोजन फूड का प्रचलन चला है, आम बोलचाल की भाषा में लोग समझते हैं कि ये जो फूड है ये बहुत इजी अवेलेबल है, लेकिन वो काफी खतरनाक साबित होता है। बिल्कुल, जो भी प्रिजर्व्ड फूड है, फ्रोजन फूड है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिला के इनको रखा जाता है ताकि ये जल्दी खराब ना हो, क्योंकि ये कब बिकेगा ये कोई नहीं कह सकता, और ये लंबे समय तक घरों में भी स्टोर करके रखा जा सकता है। तो इसको रखा तभी जा सकता है जबकि इसमें कोई ना कोई केमिकल मिलाया जाता है। लंबे समय तक के अगर हम इन चीजों का उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी प्रकार की, अनेक प्रकार की बीमारियां और साथ में कैंसर भी होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। पेनक्रियाज कैंसर के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। एक आम बोलचाल की भाषा में लोग पेनक्रियाज को लेकर बहुत भयभीत हो जाते हैं, इसको किस तरह से एहतियात से बरतने की आवश्यकता है? देखिए, पेनक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है हमारे शरीर की जिससे बहुत सारे इंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स जो है, एंजाइम्स जो है निकलते हैं, और पेनक्रियाटिक ग्रंथि में जब कैंसर होता है तो यूजुअली वो खाने की नली जो हम कहते हैं उसके दूसरे हिस्से में ये डक्ट को भी ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण पीलिया भी मरीज को होता है। और एक पेनक्रियाटिक कैंसर होने पर मरीजों को पेट में दर्द भी बहुत ज्यादा होता है।
पेनक्रियाटिक, कभी कभी पेनक्रियाटिक कैंसर, पेनक्रियाटिक लंबे समय तक स्टोन रहने के कारण भी पेनक्रियाटिक कैंसर होता है। जो लोग शराब पीते हैं ऐसे लोगों को भी लीवर एवं पेनक्रियाटिक कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। पेनक्रियाटिक कैंसर शुरुआती स्टेज में अगर पकड़ में आता है तो हम इसको सर्जरी करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर बढ़े हुए स्टेज में भी ये कैंसर होते हैं तो आजकल बहुत अच्छे कीमोथेरेपी ड्रग्स दवाइयां आ गई हैं जिसके माध्यम से हम इनको कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर शरीर में कोई गांठ बन जाए, कोई विकृति आ जाए, तो क्या वो सभी कैंसर हो सकते हैं या कुछ और भी माना जा सकता है उसे? देखिए, शरीर में कोई भी गांठ हो, आप ये मान के चलिए कि वो जरूरी नहीं कि वो कैंसर हो। ज्यादातर केसेस में वो बेनाइन ट्यूमर ही होते हैं, लेकिन अगर वो कैंसर हुए और हमने उसकी सही समय पे जांच नहीं कराई तो वो यूजुअली बढ़े हुए स्टेज में फिर हम उसको पकड़ पाते हैं। इसलिए शरीर में कोई भी गांठ हो तो तुरंत उसका चेकअप हमको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कराना चाहिए, कहीं वो कैंसर तो नहीं है। आपने ट्यूमर का जिक्र यहाँ पे किया, और ब्रेन में जब ट्यूमर बनता है, ब्रेन ट्यूमर कैंसर ही कहा जाता है उसे, क्योंकि न्यूरो सर्जरी से संबंधित है मसला। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेन ट्यूमर की भी इन दिनों काफी मामले निकल के सामने आ रहे हैं। जी हाँ, ब्रेन ट्यूमर जो है एक काफी मामले जो है आजकल हमें जो है देखने को मिल रहे हैं। और ब्रेन ट्यूमर में यूजुअली जो है पहले एक छोटी सर्जरी की जाती है, ब्रेन की सर्जरी करके ये एक अगर ट्यूमर को पूरी तरह से निकाला जा सके तो उसे निकाल दिया जाता है। और अगर कई बार हम वो ऐसे जगहों में होते हैं ब्रेन के कि अगर हम ज्यादा ट्यूमर निकालने की कोशिश करें तो कई बार शरीर के किसी हिस्से में लकवा होने की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में हम थोड़े हिस्से को ही निकाल कर उसका नेचर देखते हैं कि ये कौन से प्रकार का ट्यूमर है, फिर उसके आधार पे हम उसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से उसका इलाज करते हैं। मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से से लेकर निचले हिस्से तक कैंसर कहीं भी हो सकता है। शरीर में देखिए, जो कैंसर होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में ही होता है। और शरीर की कोशिकाओं में जहां पर भी जीन में या डीएनए में डैमेज होगा, वो नॉर्मल कोशिकाएं अनियंत्रित ढंग से शरीर में तेजी से संख्या में बढ़ने लगती हैं, शरीर के दूसरे हिस्से में फैलने लगती हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में जहां सेल्स हैं वहां हो सकता है। और ऐसे में एक आजकल आम प्रचलन में प्रोस्टेट कैंसर की बातें निकल के सामने आ रही है। हाँ, प्रोस्टेट। तो ये किस तरह कैंसर है और ये किस तरह से भारत में इसका स्वरूप देखने को मिल रहा है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली ये वृद्ध पुरुषों में होता है। प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो पुरुषों में पाया जाता है। तो ये वृद्ध पुरुषों में जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, अगर वो रात में यूरिन के लिए बार बार उठते हैं, 4 बार 5 बार उठते हैं, दिन में अगर उनको बार बार यूरिन लगता है, एक बार यूरिन करने जाते हैं, यूरिन के लिए खड़े रहते हैं लेकिन यूरिन जल्दी नहीं निकलता है, इस तरह के अगर लक्षण आ रहे हैं, पेशाब में जलन हो रहा है, तो वो प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको पीएसए ब्लड टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट से ही हम जान सकते हैं कि इनमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना है या नहीं है, और बायोप्सी से हम उसको कंफर्म करके उसका पूरा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है एक तो ज्यादा उम्र वाले लोगों में मिलता है, और इसमें हालांकि कैंसर होना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन एक प्रोस्टेट कैंसर में अच्छी बात यह है कि इसका पूरा कंट्रोल और ट्रीटमेंट सबसे अच्छे ढंग से किया जा सकता है सारे कैंसर्स में। मतलब इसमें रोगी की जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल, ये कोई भी कैंसर में आजकल रोगी की जान बचाई जा सकती है, लेकिन स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसा कैंसर है कि इसमें हम मरीज को मतलब डिजीज फ्री और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल दे सकते हैं बिना किसी समस्या के। तमाम कैंसर पे हमने बात की, ब्लड कैंसर में भी चर्चा करना बहुत लाजिमी है। ब्लड कैंसर का क्या स्वरूप होता है और इसको किस तरह से समझने की आवश्यकता है? देखिए, ब्लड कैंसर दो तरह के होते हैं, एक तो बच्चों में होता है, एक जो एडल्ट लोगों में होता है। ब्लड कैंसर में यूजुअली शरीर के जो जो ब्लड बनाने वाले हिस्से हैं, जैसे कि बोन मैरो या लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड्स, इनमें जो है हमारे प्लाज्मा सेल्स, इसमें जो है जब कैंसरस, इन कोशिकाओं में जब कैंसरस चेंजेस हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि कैंसर हो गया है। कुछ ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं कि जो कि सिर्फ दवाइयों से, गोलियों से ही इनका बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। आजकल ऐसे भी बहुत सारे टारगेटेड ट्रीटमेंट आ गए हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई जीन में या डीएनए में कोई जो भी क्षति हुई है उसको पहचान कर उसकी गोलियों को देने से ही वो ब्लड कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ एक ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें ये अगर वो हो जाए तो वो बहुत ही रिस्की होते हैं और बहुत ही कम समय में मरीजों की मृत्यु होने की संभावना भी रहती है।
तो हमें ये कौन से प्रकार का ब्लड कैंसर है ये इसके लिए बहुत मायने रखता है। क्या कैंसर जेनेटिक भी हो सकता है, संभावना होती है जेनेटिक की? बिल्कुल, कुछ रेटिनोब्लास्टोमा जैसे आंखों के कैंसर, ब्रेस्ट की कैंसर महिलाओं में, ओवेरियन कैंसर और पुरुषों में कोलोनिक कैंसर, ये जेनेटिक इनके प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स होते हैं। अगर ये माता पिता में इसकी खराब जीन्स हो तो बच्चों में ये कैंसर हो सकते हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि कैंसर के हमने तमाम आयामों की बात की, कुछ ऐसे कैंसर जो छूट से गए हैं जिसकी चर्चा यहाँ पे करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हाँ इस तरह भी कैंसर है जिसको समझने की आवश्यकता है। मैं हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे देश में एक कैंसर जो खास मैं कहना चाहूंगा, महिलाओं में गर्भाशय मुख का कैंसर बहुत कॉमन है। ये वायरस की वजह से होता है। अच्छी बात है कि इस वायरस के प्रति वैक्सीन भी बन चुका है, तो अगर हम इसका वैक्सीन लगाते हैं तो हम गर्भाशय मुख के कैंसर से बच सकते हैं। ये वैक्सीन यूजुअली शादी के पहले कम उम्र की महिलाओं को लगाया जाता है। और ये कैंसर जो होता है बाल विवाह के कारण हमारे गांवों वाले क्षेत्र में जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है, क्योंकि कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है। अगर हम बाल विवाह को रोकें और वैक्सीन लगाएं तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है, जो कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो कम उम्र में शादी करने की वजह से एक ये कैंसर जो आम तौर पर देखने को मिलता है, इसलिए शायद सरकार 21 साल अब शादी की उम्र भी करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बाल विवाह, कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होने से इस वायरस का इन्फेस्टेशन होता है और कैंसर होता है। हमें इसका वैक्सीन भी लगाना चाहिए और कम उम्र में शादी को अवॉइड करना चाहिए। स्किन से संबंधित भी कई सारे कैंसर इन दिनों देखने को मिल रहा है। स्किन से संबंधित कैंसर होते हैं, लेकिन ये जो कैंसर है ये विदेशों में, खास करके अमेरिकन और यूरोपीय कंट्रियों में जो गोरे लोग हैं उनमें ज्यादा होता है। हमारे देश में जो लोग हैं जो सांवले हैं, काले हैं, या जिनमें मेलेनिन पिगमेंट पाया जाता है, ऐसे लोगों में स्किन से कैंसर होने की संभावना कम होती है। लेकिन डेफिनेटली जिन लोगों का लॉन्ग टर्म अल्ट्रासोनिक वेव्स का एक्सपोजर होता है, ज्यादा समय तक धूप में रहते हैं, उनको ये कैंसर होने की संभावना रहती है, उन्हें इससे बचना चाहिए। कैंसर से संबंधित तो कुछ अहम बातें जो हमारे दर्शकों से आप कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? कैंसर के लिए मैं सबसे अहम बात यही है कि शुरुआती स्टेज में ट्रीटमेंट करने पर कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, और शुरुआती स्टेज में ट्रीटमेंट करने पर ये कम खर्चीला भी होता है। तो अगर कोई भी कैंसर के लक्षण, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उसके लिए जो जरूरी टेस्ट है वो कराने चाहिए। और अगर कैंसर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कैंसर है तो भी उसको जल्दी अगर हम उसकी जांच कर लेते हैं तो उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में एक और भी समस्या है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं, आप दवाइयाँ ले लेते हैं फौरी तौर पे, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है एंटीबायोटिक से, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो छिपे हुए रोग है वो सामने नहीं आ पाता और शायद इसमें स्टेज बढ़ते चले जाते हैं। जी, देखिए, झोला छाप डॉक्टर जो हैं हमारे प्रदेश में, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बहुत छोटे गांवों में बहुत अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर लोग जाना भी नहीं चाहते। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आरएमओ प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बीएएमएस या जो दूसरे पैथी के भी जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे कोई लक्षण जो कि मैंने आपको बताए कैंसर के लक्षण अगर दिखते हैं, तो वो चाहे तो वो किसी अच्छे सीनियर डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। क्योंकि देखिए, गांव में हमारे आज भी 70-60% आबादी जो है एकदम गांव में रहते हैं, और वहां पे जो है कई बार एमबीबीएस या स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं रहते, तो हमें उनके ऊपर पूरा निर्भर होना पड़ता है। तो बेहतर यह है कि हम उनको भी एजुकेट करें कि कौन से लक्षण जो है कैंसर के हो सकते हैं, ताकि वो उसको सही समय पे सही डॉक्टर को रिफर कर सके। इसमें जो अवेयरनेस होनी चाहिए उस तरह के अवेयरनेस नहीं देखने को मिलते, और लिहाजा कहीं ना कहीं एक घातक स्टेज भी पहुंच जाता है, स्थिति भी बन जाती है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं, इसलिए अवेयरनेस जो है वो सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है। और छत्तीसगढ़ संदर्भ में जो आपने बात कही, उस संदर्भ में कुछ ऐसे जटिल किसी केस के बारे में चर्चा जो आप करना चाहिए यहाँ पे, कि लोगों को समझ में आए कि हाँ एहतियात बरतने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, किस तरह से मतलब कोई एक पर्टिकुलर केस जिसको लेकर आप यहाँ पे उस कुछ बात करना चाहिए? देखिए, इसमें पर्टिकुलर जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो है विशेष जो अलग तरह की जो हम लोग यहाँ पे सर्जरी करते हैं संजीवनी में, वो है फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन में हम जो है आजकल जो शरीर में कैंसर से ग्रसित अंग को नहीं निकालते,
जैसे पहले स्तन कैंसर में स्तन को पूरा निकालना पड़ता था, लेकिन फ्रोजन की अवेलेबिलिटी के कारण हम लोग स्तन बचाने वाले ऑपरेशन करते हैं। इसी तरह से पहले रेक्टम या लेट्रिन के रास्ते में कैंसर होने पे लेट्रिन का रास्ता पेट के रास्ते निकालना पड़ता था, लेकिन अब फ्रोजन की मदद से हम लोग लेट्रिन का रास्ता बचाने वाला ऑपरेशन करते हैं। इसी तरह से पहले हम लोग जब किसी को हाथ पैर की हड्डियों में कैंसर होता था तो हम हाथ पैर को पूरा निकालने की बात करते थे, लेकिन अब फ्रोजन के माध्यम से, फ्रोजन की सहायता से हम लोग उन अंगों को बचाने वाला ऑपरेशन सक्सेसफुली कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में भी है, खासतौर पे संजीवनी हॉस्पिटल में भी है। किसी जटिल केस के बारे में चर्चा करना चाहें? जी, जटिल देखिए, जो खासकर की जो यंग पेशेंट्स में हमने ऐसे कई मरीजों का हमने अभी अभी ऑपरेशन किया है जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, हमने उनके ब्रेस्ट बचाए हैं, और जिनको हाथों का कैंसर हुआ था, हाथ काटने की संभावना बताई गई थी और हमने उनके हाथों को बचाया। तो इस तरह से अंग बचाने वाले जो कैंसर हैं ये हमको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं, क्योंकि दूसरी जगह में सब लोग बोलते हैं कि आपको ये अंग निकालना पड़ेगा, और हम सफलतापूर्वक उन अंगों को बचा लेते हैं। ये देखने को मिलता है कि जो कैंसर के पीड़ित जो मरीज है उनके परिजन बाहर में इलाज कराना अच्छा मानते हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर चले जाते हैं, जबकि सारी व्यवस्थाएं आजकल छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है। ये एक कॉमन फिनोमिना है। देखिए, बॉम्बे की कोई भी मरीज है, जैसे युवराज है कि सोनाली बेंद्रे है, ऋषि कपूर, किसी ने बॉम्बे में इलाज नहीं कराया, उन्होंने विदेशों में इलाज कराया। तो ये लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो छोटी जगह से थोड़ी बड़ी जगह में, और बड़ी जगह से और बड़ी जगह में, जो जहां अफोर्ड कर सकता है जाना चाहते हैं। कैंसर का इलाज सभी जगह एक जैसा ही होता है। जैसे कि मैं संजीवनी आपको बताऊं कि संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल, ये कैलिफोर्निया अमेरिका की एक संस्था सीबीसीसी द्वारा स्थापित की गई संस्था है, और यहाँ पर सभी आधुनिक किस्म के इलाज जो है यहाँ होते हैं। आप कहीं पे भी जाएं, कैंसर का ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है, उसी ढंग से इलाज होता है। छत्तीसगढ़ के लोग बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे दिल्ली वाले लोग अमेरिका जाते हैं, तो इसको रोका नहीं जा सकता है। लोगों की मेंटेलिटी है, जो जहां अफोर्ड कर सकता है अपने समझ से, अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जाता है। और इन दिनों जिस तरह से आपने शुरुआत में ही कहा था कि जिस तरह से फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, सब्जियों में भी फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है, आप फसल ले रहे हैं उसमें भी फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, सरकार जैविक खेती को बढ़ रही है, ये कितना हानिकारक हो जाता है? देखिए, पेस्टिसाइड्स जो है अति जब किसी भी चीज का हम करते हैं तो वो हमारे, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, और इन केमिकल्स में ये प्रवृत्ति होती है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं को डायरेक्टली, हमारे जीन को, हमारे डीएनए को प्रभावित करते हैं। ये हमें कई प्रकार की बीमारियां करा सकते हैं, जिसमें कि कैंसर भी एक बीमारी है। तो हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स में जो बहुत सारे जो हानिकारक केमिकल्स जो अति मात्रा में जो लोग डाल देते हैं, तो उन सब चीजों का स्पेशली हमको ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स बनाने चाहिए, चेक का सिस्टम होना चाहिए कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आजकल तो मिठाई में मिलावट, दूध में मिलावट, मसालों में मिलावट, मिलावट ही मिलावट है, तो ऐसे में कैसे बचा जाए? सरकार को ही तो नियम बनाना है, लेकिन अवेयरनेस कहाँ, क्या खरीदे, क्या उनको सही मिले? बिल्कुल, लोगों में इस चीज की अवेयरनेस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सस्ते के पीछे लोग भागते हैं, इसके कारण ये सब चीजें होती हैं। सस्ते के पीछे एकदम ना भागें, और क्वालिटी वाली चीजों को, अच्छी चीजों का उपयोग करें। और लोग भी जो है चीजों को सस्ते करने के चक्कर में, जो है ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इस तरह की चीजों को करते हैं। सभी से यही कि भाई अगर आप आज करते हैं, कल आप भी जो है इस तरह की किसी चीज के उससे ग्रसित हो सकते हैं। तो सभी को चाहिए कि इन सब चीजों से हम बचें। कार्यक्रम के आखिर में कुछ अहम बात डॉक्टर साहब जो इस कार्यक्रम के जरिए आप रखना चाहें? बिल्कुल, मैं इसी बात पर जोर देना चाहूंगा कि अगर हम शुरुआती स्टेज में कैंसर को जांच करके ट्रीटमेंट करते हैं तो कम खर्चे में इलाज होता है और पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। हमें कैंसर के शुरुआती लक्षणों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो खासतौर पर शुरुआती लक्षण जो है कैंसर के, अगर आपने उसको समझ लिया तो निश्चित तौर पर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि कैंसर में क्या क्या स्थिति बनती है और किस तरह से उन स्थितियों का आप सामना कर सकते हैं, किस तरह से बचाव कर सकते हैं, संजीवनी हॉस्पिटल में जिस तरह की व्यवस्था है उससे कैंसर मरीजों को बहुत अधिक राहत मिलती नजर आ रही है। और तमाम पहलू को हमने समझा। यहाँ पे डॉक्टर यूसुफ मेमन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सादा न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।